सोचिए एक कंपनी जो पहले सिर्फ वीडियो गेम्स के शौकीनों के लिए ग्राफिक्स कार्ड बनाती थी, अचानक से एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन जाती है। वैल्यू कितनी? ओवर $3 ट्रिलियन। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कहानी है एनवीडिया की, और ये सिर्फ लक की बात नहीं है। इसके पीछे है विजन, रिस्क और कुछ ऐसे फैसले जिन्होंने कंपनी को जीरो से हीरो बना दिया। सब कुछ शुरू हुआ 1993 में एक नॉर्मल से अमेरिकन रेस्टोरेंट डेनीज में। तीन दोस्त जेनसन हुआंग, क्रिस मेलाचोस्की और कर्टिस प्रियम वहां बैठे थे। उन्हें एक चीज साफ दिख रही थी कि फ्यूचर वीडियो गेम्स का है और वीडियो गेम्स को चाहिए रियलिस्टिक ग्राफिक्स। उस टाइम पर कंप्यूटर्स का सारा काम एक ही चिप करती थी, जिसे हम कहते हैं सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हर काम थोड़ा थोड़ा कर लेती थी, एक जनरलिस्ट की तरह। लेकिन इन तीनों का मानना था कि अमेजिंग 3D ग्राफिक्स के लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए, एक ऐसी चिप जिसका जन्म ही सिर्फ ग्राफिक्स हैंडल करने के लिए हुआ हो। और यहीं से आइडिया आया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू का। तो उन्होंने एनवीडिया शुरू की, पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया NV1, और वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। मार्केट ने उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास सिर्फ 30 दिन के पैसे बचे थे। आधी से ज्यादा टीम को निकालना पड़ा। कोई भी नॉर्मल इंसान यहां हार मान लेता, पर यही एनवीडिया का पहला टर्निंग पॉइंट था। जेनसन हुआंग ने देखा कि मार्केट उनके हिसाब से नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से चल रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक स्टैंडर्ड निकाला था, डायरेक्ट एक्स। तो जेनसन ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, हम मार्केट से लड़ेंगे नहीं, मार्केट के साथ चलेंगे। उन्हें सेक्वोइया कैपिटल से $20 मिलियन की फंडिंग मिली, और उस पैसे से उन्होंने एक नया चिप बनाया, रीवा 128। ये चिप पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्ट एक्स स्टैंडर्ड पर चलती थी, और ये एक सुपर हिट साबित हुई। एक ही साल में एनवीडिया ने 4 मिलियन से ज्यादा चिप्स बेच दी। कंपनी बच गई। अब एनवीडिया गेम में वापस आ चुकी थी। 1999 में उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने लॉन्च किया GeForce 256 और इसको मार्केट किया दुनिया का पहला जीपीयू कहकर। ये मार्केटिंग जीनियस थी। उन्होंने जीपीयू टर्म को इतना पॉपुलर कर दिया कि आज तक हम उसे यूज करते हैं। ये चिप इतनी पावरफुल थी कि अकेले 10 मिलियन पॉलीगन्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकती थी। गेमिंग वर्ल्ड में एनवीडिया का नाम बन गया। अगले कुछ साल कंपनी ने गेमिंग मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन असली कहानी, असली गेम चेंजर अब आने वाला था। एक ऐसा फैसला जिसने एनवीडिया को सिर्फ एक गेमिंग कंपनी से टेक का बादशाह बना दिया। साल था 2006। जेनसन हुआंग को एक चीज परेशान कर रही थी। उनकी जीपीयूज आसमान तोड़ने जितनी पावरफुल थी, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ गेमिंग तक सीमित था। ये ऐसी सिचुएशन थी जैसे आपके पास एक फॉर्मूला 1 कार हो, पर आप उसे सिर्फ सोसाइटी के अंदर चला रहे हो। जीपीयू का आर्किटेक्चर पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करता है, मतलब वो एक साथ हजारों छोटे छोटे कैलकुलेशंस कर सकता है। जेनसन को पता था कि ये पावर साइंटिफिक रिसर्च, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वेदर फॉरकास्टिंग हर जगह काम आ सकती है। प्रॉब्लम ये थी कि जीपीयूज को प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल था। डेवलपर्स को एक बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करनी पड़ती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेनसन हुआंग ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दांव खेला, एक $multi-billion बेट। उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था कूडा, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। कूडा का आइडिया सिंपल था। इसने डेवलपर्स को C++ जैसी आसान लैंग्वेज यूज करके एनवीडिया की जीपीयूज की पावर को अनलॉक करने की आज़ादी दी। अब कोई भी रिसर्चर या साइंटिस्ट गेमिंग के बाहर जीपीयू की पैरेलल प्रोसेसिंग पावर को अपने काम के लिए यूज कर सकता था। लेकिन ये बेट बहुत रिस्की था। सालों तक कंपनी ने इस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए बिना किसी इमीडिएट रिटर्न के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कंपनी अपना पैसा बर्बाद कर रही है। एक मीटिंग में बोर्ड ने उनसे पूछा कि वो इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। जेनसन का जवाब उनके विजन को दिखाता है। उन्होंने कहा, आप लोग एक बेहतरीन बोर्ड हैं, पर कंपनी मुझे चलाने दीजिए। और फिर 6 साल बाद 2012 में उनके उस दांव का अंजाम दुनिया के सामने आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक कंपटीशन हुआ। एक रिसर्च टीम ने एलेक्सनेट नाम का एक एआई मॉडल बनाया। इस मॉडल ने इमेजेस को पहचानने में बाकी सभी मॉडल्स को इतनी बुरी तरह हराया कि पूरी एआई कम्युनिटी हिल गई। गेस कीजिए, एलेक्सनेट को ट्रेन करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया था?
दो एनवीडिया जीफोर्स गेमिंग जीपीयूज। और उन्होंने उसे प्रोग्राम कैसे किया? कूडा की मदद से। ये वो आहा मोमेंट था। अचानक से पूरी दुनिया के एआई रिसर्चर्स को समझ आ गया कि एआई का फ्यूचर एनवीडिया की जीपीयूज पर टिका है। कूडा ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे। अगले 10 साल एआई में जो भी रिसर्च हुई, जो भी नए मॉडल्स बने, सब के सब एनवीडिया के हार्डवेयर और कूडा सॉफ्टवेयर पे बने। कूडा एनवीडिया का सबसे बड़ा मोट बन गया, यानी एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। दूसरी कंपनीज ने पावरफुल जीपीयूज बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कूडा जैसा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम नहीं बना पाया। ये बिल्कुल एप्पल के ऐप स्टोर जैसा है। एक बार डेवलपर उनके सिस्टम में आ जाता है तो वो वहीं रहता है। आज एआई फील्ड में एनवीडिया का मार्केट शेयर 80% से भी ज्यादा है। और जब 2022 में चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई का बूम आया, तो आग में घी डालने जैसा काम हुआ। इन बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हजारों जीपीयूज चाहिए जो एक साथ काम करें। और ये कैपेबिलिटी इस स्केल पर सिर्फ एनवीडिया के पास थी। उनके H100 जैसे चिप्स हाथों हाथ बिकने लगे। टेक जायंट्स, चाहे वो गूगल हो, मेटा हो या माइक्रोसॉफ्ट, सब एनवीडिया के आगे लाइन लगा के खड़े हो गए। उनकी सील्स रॉकेट की तरह ऊपर चली गई और स्टॉक प्राइस, वो तो इतिहास बना गया। तो एनवीडिया की जर्नी कोई रातों रात मेरी सक्सेस नहीं है। ये 3 बड़े हिम्मत वाले फैसलों का नतीजा है। पहला, एक ऐसे मार्केट 3D गेमिंग पर बेट लगाना जो उस टाइम बहुत छोटा था। दूसरा, फेलियर से घबराकर हार ना मानना, बल्कि मार्केट की सुनकर पिवट करना। और तीसरा, सबसे बड़ा, फ्यूचर पर बेट लगाना। बिना किसी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के सालों तक एक टेक्नोलॉजी कूडा में इन्वेस्ट करते रहना, इस यकीन के साथ कि एक दिन दुनिया को इसकी जरूरत पड़ेगी। जेनसन हुएंग ने सिर्फ चिप्स नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर अगली जनरेशन की टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। और यही चीज एनवीडिया को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन बनाती है।